डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th के विषय बायोलॉजी के अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग हृदय की संरचना, उनके कार्य आदि चीज़ों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अगली जो टॉपिक होगी वो होगी ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिनियाँ। क्या है? हाँ, आप लोग हम बताए होंगे कि जब भी रुधिर परिसंचरण क्रिया सर्कुलेटरी सिस्टम हम शुरू किए थे तो बताए थे कि कुछ परिसंचारी अंग होते हैं। ये सभी परिसंचारी अंग जो होते हैं परिसंचरण क्रिया करने में सहायता करते हैं, जिसमें रक्त बताए थे, हृदय बताए थे, रुधिर वाहिनियाँ बताए थे, लसिका बताए थे, लसिका वाहिनी, ये सब बताए थे। जिनमें से हम लोग रक्त पढ़ लिए, हृदय पढ़ लिए। अब पढ़ना है हम लोग को रुधिर वाहिनी, यानी परिसंचारी अंगों में हमें ब्लड वेसल्स पढ़ना है। ठीक है, रुधिर वाहिनियाँ। तो रुधिर वाहिनियों के बारे में अध्ययन करेंगे। ये तीसरा भाग रुधिर वाहिनियाँ। रुधिर वाहिनियाँ ब्लड वेसल्स कहते हैं। ब्लड वेसल्स, ये रुधिर वाहिनियाँ क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स क्या होता है, किसे कहते हैं? देखिए, ब्लड वेसल्स जो होता है यह हृदय से रक्त को लेकर पूरे बॉडी में फैलाने का कार्य करता है, पूरे बॉडी में पहुंचाने का या प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त अशुद्ध रक्त जो होता है उसको लेकर पुनः हृदय तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, या हृदय से फेफड़ों तक या फेफड़ों से हृदय तक रक्त को पहुंचाने का कार्य जो करता है वो रुधिर वाहिनियाँ ही करती हैं, ब्लड वेसल्स ही करता है। ठीक है, यानी ब्लड वेसल्स ही ऐसा परिपथ है, ऐसा मार्ग है जो पूरे बॉडी में रक्त को पहुंचाने का कार्य और रक्त को पुनः हृदय या हृदय से बॉडी तक पहुंचाने का कार्य करता है। रुधिर वाहिनियाँ जो हैं मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से देखेंगे यहाँ पे? पहला जो होता है वो होता है धमनी। ठीक है, क्या होता है? धमनी होता है। दूसरा क्या होता है? शिरा होता है। तीसरा क्या है? रुधिर केशिकाएं। ये 3 प्रकार हैं, धमनी, शिरा, रुधिर केशिकाएं। इन्हीं तीनों के बारे में जानना है। तो हम लोग सबसे पहले धमनी के बारे में जानेंगे। धमनी क्या होता है? थोड़ा सा यहाँ पे फिगर हम ड्रा कर दें ताकि समझ में आए। देखिए, ये जो है मान लिया जाए धमनी है, ये क्या है? शिरा। इसको हम कहेंगे शिरिका। इसको कहेंगे धमनिका। और ये जो है रुधिर केशिका। ये चलिए हम लोग धमनी के बारे में जानेंगे। धमनी क्या है? एरिटरी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, धमनी क्या है? देखिए, धमनी जो होता है वह रुधिर वाहिनी होता है जो हृदय से शुद्ध रक्त को लेकर पूरे बॉडी में पहुंचाने को कार्य करता है। एक बार और सुनेंगे, धमनी जो होता है वह रुधिर वाहिनी होता है जो शुद्ध रक्त को हृदय से लेकर पूरे बॉडी में पहुंचाने का कार्य करता है। उसे हम क्या कहते हैं? उस रुधिर वाहिनी को, उस ब्लड वेसल्स को क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं, एरिटरी कहते हैं। ठीक है,
यानी धमनी में ही शुद्ध रक्त का क्या होता है, बहाव होता है, फ्लो होता है। ठीक है, धमनी जो होती है इनकी दीवारें मोटी होती है। देखेंगे, ये मान लिया जाए धमनी है, ये धमनी है और ये रहा इनकी दीवारें, इनकी दीवारें हैं। ठीक, ये धमनी है, धमनी है और इनकी दीवारें जो होती है मोटी, इनकी वाल जो होती हैं मोटी होती है। मोटी इसलिए होती है कि धमनी में रक्त का जो संचार किया जाता है वो बहुत ही तीव्रता के साथ किया जाता है, उसमें प्रेशर अधिक होता है। इस प्रेशर, क्योंकि हृदय जब रक्त का संचार करेगा, पंपिंग ब्लड करेगा, तो वो एक दाब क्रिएट करेगा, जो कि कल हम बताए थे आप लोग को, सिस्टोलिक प्रेशर, डायसिस्टोलिक प्रेशर, ये क्रिएट करता है। और यह दाब जो है धमनियों पर ज़्यादा लगता है। इस दाब को सहने के लिए प्रकृति ने धमनियों के दीवार को मोटा बना दिया है, ताकि इस प्रेशर को सह सके। अगर यही दीवार पतली होगी तो क्या होता है कि अचानक दीवारें फट जाती हैं और रुधिर स्राव होने लगता है, उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए प्रकृति ने धमनी के दीवार को मोटा बना दिया। धमनियाँ जो होती हैं इनका गुहा जो होता है, गुहा का मतलब इसके अंदर का जो ये छिद्र है, ये, ठीक है, इसका गुहा जो होता है पतली होता है। पतली इसलिए क्योंकि दीवार जब मोटी होगी तो उसका गुहा क्या हो जाएगा, पतली हो जाएगी। पतली इसलिए हो जाता है कि जितना पतला नली होता है, अब पतला का मतलब नहीं इतना बहुत पतला हो जाए, जितनी पतली नली होती है उसमें देखेंगे तरल पदार्थ बहुत तीव्रता के साथ संचरित करता है। क्योंकि उधर से हृदय जो है पंपिंग कर रहा है ब्लड को, तो और तीव्रता के साथ ब्लड जो है झटके के साथ धमनी में फ्लो होगा और पूरे बॉडी में संचरित हो जाएगा। इसलिए उनकी गुहा थोड़ी पतली होती है, सीरा के तुलना में हम कहेंगे। ठीक है, सीरा यानी वेन के तुलना में पतली होती है इनकी दीवार। ठीक है, ये रहा धमनी, देखिए, ठीक, इसमें शुद्ध रक्त आता है। धमनी में शुद्ध रक्त का संचार होता है। शुद्ध रक्त बताए होंगे किस रक्त को कहते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को शुद्ध रक्त कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है या पाई जाती है, उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। और अशुद्ध रक्त उसे कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, उसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे या अथवा अशुद्ध ब्लड कहेंगे। ठीक, धमनी जो होती है इनका रंग जो होता है, देखेंगे धमनियों का जो रंग होता है वो गुलाबी सा या लाल सा होता है। ठीक है, और धमनियाँ जो होती हैं वह मांसपेशी और हड्डियों के बीच से होकर गुजरती है। याद रखिए, जो भी ये ब्लड वेसल्स ऊपर की ओर दिखाई देता है हाथों में या कहीं, वो धमनी नहीं है, वास्तव में देखा जाए तो वो सीरा है। हाँ, कहीं कहीं धमनियाँ दिखाई देती हैं बाहर की तरफ, लेकिन जो भी धमनियाँ मैक्सिमम होती हैं वो हड्डियों और मांसपेशियों के मध्य से होकर गुजरती है, क्योंकि उसमें बहुत ही अधिक दाब के साथ ब्लड का फ्लो होता है। बाहर की ओर होगा तो वो फटने की चांसेस ज़्यादा भी होती है, तो प्रकृति ने ऐसा बना दिया है। तो ये धमनी हुआ। धमनियों में किसी प्रकार का कपाट नहीं पाया जाता है, धमनियों में किसी प्रकार का कपाट नहीं होता है। ठीक है, तो ये धमनी हो गया। सीरा देखेंगे, दूसरा क्या है, सीधा बी हो जाएगा, सीरा वेन कहते हैं। ठीक है, सीरा जो होते हैं वह रुधिरवाहिनी होते हैं जिसमें अशुद्ध रक्त का संचार होता है। अशुद्ध रक्त अभी मैं बताया। सीरा जो होते हैं वह रुधिरवाहिनी होते हैं जिसमें अशुद्ध रक्त का संचार होता है। सीरा की गुहा चौड़ी होती है और दीवार पतली होती है। याद रखिएगा, ये ना गुहा जो होती है चौड़ी होती है, धमनी की तुलना में चौड़ी होती है, और दीवार जो होता है, इसका वाल जो होता है क्या होती है, पतली होती है। ऐसा इसलिए होता है कि
शिराओं में रक्त का संचार तीव्रता के साथ नहीं होता है, बहुत धीमे गति से होता है और प्रेशर भी कम क्रिएट होता है, इसलिए इनकी दीवारें पतली भी होती हैं और उस दाब को सह लेती हैं आसानी से। और इसमें ब्लड जो होते हैं, ब्लड फ्लो जो करते हैं बहुत ही धीमे गति से करते हैं धमनी के तुलना में। ठीक है, इनका रंग जो होता है नीला सा अथवा हरा सा होता है, नीला सा अथवा हरा सा होता है। और ये जो होते हैं ज़्यादातर मांसपेशियों से और त्वचा जो होता है उनके बीच से होकर गुजरते हैं, यानी ये बाहर की ओर लगभग दिखाई देते हैं। इसीलिए देखिएगा कि जो भी बाहर दिखाई देते हैं ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो नीला अथवा हरा सा दिखाई देते हैं, एकदम डार्क नहीं लेकिन फीके कलर में हरा अथवा नीला सा दिखाई देते हैं। ठीक है, जबकि धमनी जो होते हैं वो गुलाबी रंग का दिखाई देते हैं। इनमें कपाट पाए जाते हैं। क्या होते हैं? कपाट। ये कपाट क्या होते हैं देखेंगे। जो सिराएं होती हैं सिराओं में कपाट पाए जाते हैं। ये कपाट ऐसे होते हैं कि इसमें जब ब्लड फ्लो करता है, ब्लड जब फ्लो करता है एक डायरेक्शन में, तो ऐसा ना हो कि ब्लड विपरीत, चूंकि इसमें दाब कम दाब के प्रभाव से ब्लड का सर्कुलेशन होता है, धीमे गति से ब्लड फ्लो करता है, तो ऐसा ना हो कि ब्लड पीछे की ओर फिर से फ्लो करने लगे। तो ये कपाट अगर ब्लड पीछे की ओर फ्लो करता है तो ये कपाट चिपक जाते हैं दोनों। इस प्रकार ब्लड को पीछे बहने से, फ्लो होने से रोकते हैं, यानी यूनिडायरेक्शनल ही फ्लो करने के लिए ये, ठीक है, सहायक होते हैं। ठीक है, तो ब्लड जो होते हैं इसमें यूनिडायरेक्शनल ही फ्लो करता है, एक ही दिशा में पीछे की ओर नहीं करता, इसलिए ये कपाट जो होते हैं ये ब्लड को पीछे बहने से रोकते हैं। अब है तीसरा जो होगा, तीसरा जो होगा शिरा के बाद जो होगा रुधिर केशिका। ब्लड कैपिलरीज होता है, ब्लड कैपिलरीज होगा। ठीक है, ब्लड कैपिलरीज कहते हैं, रुधिर केशिकाएं कहते हैं। देखिए, जब शिरा और धमनी ये दोनों आपस में मिलते हैं तो वहाँ पर देखेंगे पतली पतली बहुत ही बारीक रुधिर वाहिनियों में विभक्त हो जाते हैं और शिरा धमनी आपस में पतली पतली धमनियों में विभक्त होकर जुड़ जाते हैं, जैसे यहाँ पे जुड़े हुए हैं। देखिए, इधर से धमनी आया, धमनी जो आता है यह धमनिका में विभाजित हो जाता है और शिरा उधर से आता है तो शिरिका में विभाजित होता है और वहीं से बहुत पतली पतली केस के समान, पतले पतले केस मतलब बाल के समान पतले पतले रुधिर वाहिनी होता है। यही रुधिर वाहिनी आकर दोनों आपस में जुड़ जाता है और एक जाल जैसा नेटवर्क का निर्माण करता है, एक जाल जैसे नेटवर्क का निर्माण करता है। इसी को हम कहते हैं रुधिर केशिका। क्या कहते हैं? रुधिर केशिका। यही रुधिर केशिका है। ठीक है, और रुधिर केशिका की जो गुहा होती है बहुत ही बारीक होती है। ठीक है, इतनी बारीक होती है कि इसमें जो केस होता है, केस ही इस गुहा में प्रवेश कर सकता है, इतनी बारीक होती है। और उसमें भी बताइए रुधिर वाहिनियाँ, उन रुधिर वाहिनियों में देखेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा ये सभी फ्लो कर लेते हैं आसानी से। खैर, तो ये रुधिर केशिका है, इनकी गुहा बहुत बारीक होती है और जहाँ पर धमनी शिरा आपस में जुड़ते हैं वहीं पे इनका निर्माण होता है। ठीक है, जब शुद्ध रक्त आता है तो शुद्ध रक्त इस शिरिका से होते हुए और रुधिर केशिका में पहुँचता है तो वहीं पे कोशिकाओं को ऑक्सीजन दे देता है और वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर वो रक्त अशुद्ध हो जाता है और फिर अशुद्ध होने के बाद पुनः जो है इसमें चल जाता है, पुनः वो शिरा में चला जाता है। शुद्ध रक्त होने के बाद वो किस में चला जाता है? शिरा में चला जाता है और फिर शिरा से होते हुए किस में चला जाता है? हृदय में चला जाता है। ठीक है, तो आप सोचिए कि जब शुद्ध रक्त धमनी में गया है
तो फिर वो शिरा में कैसे पहुंचा होगा, वही रक्त कैसे पहुंचा होगा। ठीक है, तो यानी कहीं ना कहीं धमनी और शिरा एक दूसरे से बॉडी में ज्वाइंटेड हैं, और जहाँ पे ये ज्वाइंटेड है वहाँ रुधिर केशिका का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ब्लड जो होता है ये धमनी से होते हुए रुधिर केशिका में जाएगा, ऑक्सीजन को देगा, फिर अशुद्ध हो जाएगा रक्त, और फिर शिरा से होते हुए हृदय में वो अशुद्ध रक्त चला जाता है, वही बाएं अलिंद में जाता है। शुद्ध होने के लिए फिर हृदय से फेफड़ों में चला जाता है, किसके द्वारा, पुलमनरी धमनी के द्वारा। ठीक है, तो ये रहा रुधिर केशिका जो कि रुधिर के संचार में सहायक होता है। ठीक है, देखिए ये तो धमनी, शिरा, रुधिर केशिका हम लोग जान लिए। ठीक है, लेकिन धमनी और शिरा के अपवाद भी होता है जो कि हम बताए हैं। पुलमनरी शिरा, पुलमनरी धमनी। पुलमनरी शिरा में देखेंगे शुद्ध रक्त का बहाव होता है, जबकि शिरा है तो शिरा में क्या होना चाहिए, नियमानुसार अशुद्ध रक्त होना चाहिए, तो वो अपवाद है। फिर से पुलमनरी धमनी जो है इसमें अशुद्ध रक्त का बहाव होता है, जबकि नियमानुसार इसमें क्या होना चाहिए, इसमें शुद्ध रक्त बहना चाहिए, लेकिन अशुद्ध रक्त का बहाव हो रहा है। तो ये धमनी और शिरा का अपवाद है। ठीक है, जो कि जब हम आपको हृदय की संरचना, आंतरिक संरचना के बारे में बता रहे थे उस समय हम ये बताए होंगे। ठीक, तो ये टॉपिक समाप्त हो गए। ठीक, अब आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लसिका। चौथा जो होगा लसिका होगा। ठीक है, क्या होगा, लसिका होगा चौथा, लसिका। इसे लसिका को हम, ठीक है, कई देखेंगे लसिका, मात्रा गलत कर दी, लसिका लिम्फ का है, ये लिम्फ है क्या, लसिका है क्या। लसिका ये चौथा हम आप लोग को सर्कुलेटरी ऑर्गन्स के बारे में बता रहे हैं, परिसंचारी अंग। तीसरा हम रुधिर वाहिनी के बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में अध्ययन किए। चलिए देखिए लसिका क्या है, लसिका का निर्माण कैसे होता है, लसिका पाया जाता है कहाँ। ठीक है, तो अभी मैं बताया हूँ कि जो धमनी शिरा होते हैं और ये आपस में जहाँ मिलते हैं वहाँ पतली पतली रुधिर केशिकाओं का निर्माण करते हैं, और उन्हीं को हम रुधिर केशिका कहते हैं। इन्हीं रुधिर केशिकाओं से जब रक्त फ्लो करता है, रक्त जब फ्लो करता है तो रक्त के कुछ भाग जो होते हैं छन जाते हैं रुधिर केशिकाओं के दीवार से। यहाँ पर हम जो बताए थे देखेंगे, ठीक है, यहीं जब रक्त आता है धमनी से रुधिर केशिका में प्रवेश करता है तो रुधिर केशिकाओं का दीवार इतना बारीक होता है कि रक्त का कुछ भाग, कुछ अंश जो होता है वो विसरित हो जाता है, और विसरित होकर वहाँ पे जो भी कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान होता है। जो मान लिया जाए कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान होता है जिसे हम अंतराकोशिकीय अवकाश कहते हैं, अंतराकोशिकीय अवकाश कहते हैं। ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। और इसी खाली स्थान में रक्त का जो छना हुआ भाग होता है वो आकर इकट्ठा हो जाता है। इसी में आकर क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है। रक्त का छना हुआ भाग जो केशिका से होकर बह रहा है वो विसरित हो जाता है, और इन्हीं खाली स्थान में आकर कोशिकाओं के इकट्ठा हो जाता है। इसी तरल पदार्थ को हम क्या कहते हैं, लसिका कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं,
लसिका कहते हैं। यानी लसिका क्या है? तो लसिका जो है रक्त का ही छना हुआ एक अंश है जो कि रंगहीन स्वच्छ तरल पदार्थ होता है। लसिका जो होता है रक्त का ही छना हुआ एक अंश होता है, एक भाग होता है जो रंगहीन और स्वच्छ पारदर्शी तरल पदार्थ होता है। ठीक है, लसिका में भी वही पदार्थ पाए जाते हैं जो प्लाज्मा में होते हैं, क्योंकि प्लाज्मा के अंदर जो भी लवण खनिज तत्व जो होते हैं घुले होते हैं, ठीक है, वह या इसके अलावा जो भी कार्बनिक पदार्थ घुले होते हैं प्लाज्मा में, वो सभी के सभी पदार्थ लसिका में भी पाए जाते हैं। जैसे सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, पोटेशियम आयन, ये सभी आयन्स जो होते हैं इनमें भी घुले होते हैं, लसिका में भी घुले होते हैं। इसके अतिरिक्त लसिका में देखेंगे, लसिका में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ठीक है, लसिका में डब्ल्यूबीसी पाया जाता है, आरबीसी नहीं होते, प्लेटलेट्स भी नहीं होते, लेकिन डब्ल्यूबीसी पाया जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि डब्ल्यूबीसी की साइज छोटी होती है, वो भी रुधिर कोशिकाओं के दीवारों से विसरित हो जाता है और इन कोशिकाओं के खाली स्थान में आकर वो भी इकट्ठा हो जाता है। जबकि आरबीसी की जो साइज होती है बड़ी होती है, प्लेटलेट्स की भी बड़ी होती है, जो कि इनके रुधिर कोशिकाओं के दीवारों से विसरित नहीं हो पाती है, इसलिए वो रक्त में ही रह जाती है, ब्लड वेसल्स में ही रह जाती है साइज। यही कारण है कि लसिका जो होता है रंगहीन होता है। ये याद रखिएगा, लसिका क्या होता है? रंगहीन। अगर आरबीसी भी विसरित हो जाता और लसिका में मिल जाता तो लसिका का रंग कैसा होता? लाल होता, क्योंकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है? लाल होता है, इसलिए लसिका का भी रंग कैसा हो जाता? लाल होता। लेकिन ऐसा नहीं है, डब्ल्यूबीसी पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी के सभी लगभग भाग होते हैं, लेकिन इनमें लिम्फोसाइट्स सबसे ज़्यादा होता है। डब्ल्यूबीसी के जो भाग होते हैं उनमें लिम्फोसाइट्स की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक, तो ये याद रखिएगा। हाँ, लसिका में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी होती है, इसके अलावा हार्मोन्स पाए जाते हैं, उत्सर्जित पदार्थ होते हैं जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड है, ये सभी पदार्थ पाए जाते हैं, क्योंकि रक्त में पाए जाएंगे तो ये भी घुले होते हैं रक्त में और ये भी विसरित होकर इन कोशिकाओं के खाली स्थान में चले जाए। हाँ, ये याद रखिएगा कि लसिका में आरबीसी और प्लेटलेट्स नहीं पाए जाते हैं, डब्ल्यूबीसी पाए जाते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है लसिका में, लसिका में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। तो ये रहा लसिका, लसिका का डेफिनेशन है। अब एक सोचने वाली बात है, ठीक है, कोशिकाओं के मध्य जो खाली स्थान है उनमें लसिका का निर्माण हो गया, यानी लसिका वहाँ पर उपस्थित है। चूँकि लसिका भी हमारे बॉडी का एक तरल महत्वपूर्ण भाग है, अगर उसी तरह कोशिकाओं के खाली स्थान में पड़ा रहा तो उसमें बहुत से पोषक पदार्थ हैं, उसी तरह पड़े रहेंगे, फिर ये पोषक पदार्थ हमारे बॉडी को मिल नहीं पाएंगे और हमारी बॉडी की वृद्धि और विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या होता है कि इन लसिकाओं को पुनः रक्त में मिलाने के लिए लसिका वाहिनी होता है, और लसिका वाहिनी जो होता है यही क्या करता है, इन लसिका को लेता है और पुनः रक्त में लाकर छोड़ देता है। और कैसे छोड़ता है इसके बारे में जानिए। ये मान लिया जाए, इसको और बढ़िया फिगर बना लेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे इसको। ये मान लिया जाए क्या है, रुधिर कोशिकाएं हैं, ठीक है, ये रुधिर कोशिकाएं हैं, ब्लड कैपिलरीज है, ठीक है, और ये धमनी हो गया, मान लिया जाए धमनी है, ये सिरा है, ये रुधिर कोशिकाएं हैं, ठीक है, ये रुधिर कोशिकाएं हैं। यहीं से ही ध्यान देंगे, यहीं से ही
लसिका केशिकाएं भी पाई जाती हैं। जहाँ पर रुधिर केशिकाएं होती हैं, इन्हीं रुधिर केशिकाओं से जुड़ी हुई पतली पतली और भी केशिकाएं होती हैं, जो कि किससे जुड़ी होती हैं? रुधिर केशिकाओं से। इन रुधिर केशिकाओं को हम लसिका केशिकाएं कहते हैं, लिम्फ कैपिलरीज कहते हैं, जो कि ये भी बहुत बारीक होते हैं। ये क्या करते हैं? जहाँ पर लसिका इकट्ठा हुआ है, जो कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान है वहाँ पे इकट्ठा हुआ है, ये लसिका केशिकाएं उनको लेती हैं और लेकर ये ऊपर की ओर चढ़ने लगती है, और इसे हम कहते हैं, इस रुधिर वाहिनी को हम कहते हैं लसिका वाहिनी कहेंगे। क्या कहेंगे? लसिका वाहिनी है, यानी लिम्फ वेसल्स कहेंगे, लिम्फ वेसल कहेंगे, ठीक है। लसिका वाहिनी भी कह सकते हैं। तो ये लसिका वाहिनी है जो उस लसिका को लेकर, लिम्फ को लेकर ऊपर की ओर चढ़ता है। ये लिम्फ नोड है, लिम्फ नोड है, लिम्फ नोड है। क्या है? लिम्फ नोड है, या लसिका गांठे भी कहा जाता है, जो कि फूला हुआ संरचना है। फिर यहाँ से होते हुए ऊपर जाकर यह जाकर रुधिर वाहिनियों से जुड़ जाता है, ठीक है। और जो लसिका है उसको इकट्ठा करके लाकर रक्त में फिर छोड़ देता है। इस प्रकार लसिका पुनः लेकर रक्त में छोड़ दिया जाता है। एक और लसिका का निर्माण होता है और दूसरे ओर उसको लाकर फिर छोड़ दिया जाता है, ठीक है। अब सोचेंगे कि रुधिर वाहिनियों के साथ हृदय जुड़ा होता है, जिसमें हृदय क्या करता है? पंपिंग करता है, जिससे दाब क्रिएट होता है और ब्लड फ्लो करता है। लेकिन लसिका वाहिनी यह हृदय से जुड़ा नहीं होता है, तो फिर इसमें लसिका को फ्लो कराने के लिए दाब कैसे क्रिएट होता है? तो दाब जो क्रिएट होता है वह हम लोग जब उठते हैं, बैठते हैं, कूदते हैं, या डांस करते हैं, चलते हैं, या जो भी क्रियाएं करते हैं जिसमें हमारे बॉडी के जो भी अंग होते हैं, हाथ पांव जो होते हैं, चेहरे जो होते हैं, या गला जो होता है, इधर उधर घुमाते हैं, उसमें मूवमेंट होनी चाहिए, गति होनी चाहिए। तो गति करने से सिकुड़न, मांसपेशियों में सिकुड़न पैदा होता है, संकुचन होता है। संकुचन होने से दाब क्रिएट होता है, और जब दाब बनेगा तो जो कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान है जिसमें लसिका इकट्ठा हुआ है, वह पुनः लसिका वाहिनी में ऊपर की ओर एक प्रेशर क्रिएट होता है, प्रेशर दाब एक उत्पन्न होता है, जिससे लसिका पुनः लसिका वाहिनी में होते हुए ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। और लेकिन इसमें यह है कि धीमे गति से चढ़ता है, ठीक है। और इनमें कपाट पाए जाते हैं। इनमें भी क्या होते हैं? कपाट होते हैं। देखेंगे इनमें भी क्या होते हैं? कपाट होते हैं। इस प्रकार कपाट होते हैं। इनमें भी, इनके वाहिनी में, लसिका वाहिनी में कपाट होते हैं। ये कपाट जो होते हैं लसिका को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए सहायक होते हैं। अगर पीछे की ओर फ्लो होता है तो रोक लेते हैं, दोनों चिपक जाएंगे, कपाट बंद हो जाएंगे, ये कपाट, जिससे पीछे की ओर लसिका बहाव नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ऊपर की ओर फ्लो होता है और वो रक्त में जाकर मिल जाते हैं। इसमें देखेंगे कि जो लसिका गांठें हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जान लिया जाए। लिम्फ नोड जो होता है, यह ऐसी गांठ होती है जहां पर लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। याद रखिएगा, लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? तो लिम्फ नोड में होता है, और यहीं पर ये लिम्फोसाइट पाए जाते हैं अधिक मात्रा में। जब भी बैक्टीरिया, वायरस इससे होकर गुजरते हैं तो ये लिम्फोसाइट उनको भक्षण कर जाते हैं, नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार ये हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं, ठीक है। लसिका गांठें देखेंगे, ये लसिका गांठें कहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में होते हैं? सर्वाधिक मात्रा में देखेंगे जो टॉन्सिल होते हैं, टॉन्सिल गले में पाए जाते हैं, जिसको लोरी भी कहते हैं हम लोग लोकल भाषा में, वहाँ पे पाए जाते हैं। ये आर्म पिट में होते हैं। ये आर्म पिट जो होता है, गड्ढा वाला पोर्शन, इसमें भी होते हैं लसिका गांठें। यहाँ पे लसिका वाहिनियों की संख्या बहुत अधिक है। जहाँ पे देखेंगे हमारे बॉडी की हड्डियाँ जहाँ भी ज्वाइंटेड हैं, वहाँ पे जहाँ गड्ढा बना हुआ है वहाँ पर लसिका गांठें पाई जाते हैं, ठीक है। इसीलिए जब इन्फेक्शन बढ़ जाता है, देखेंगे इन्फेक्शन जब बढ़ जाता है, किसी बैक्टीरिया, वायरस का इन्फेक्शन जब बॉडी में हो जाता है,
तो इन गांठों में स्वेलिंग हो जाती है, इसलिए दर्द होता है। देखेंगे यहाँ पर भी दर्द होता है, यहाँ पर भी लसिका गांठें होते हैं क्योंकि इधर से भी जुड़ा होता है। टॉन्सिल भी क्या होता है, इन्फेक्शन होने की वजह से उसमें भी खराश आ जाती है, दर्द करने लगता है, स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, तो वही लसिका गांठें उस समय सक्रिय होता है, स्वेलिंग हो जाती है, वहाँ पे लिम्फोसाइट का निर्माण क्रिया ज़्यादा होने लगता है ताकि वायरस बैक्टीरिया को क्या कर सके, कंट्रोल किया जा सके, नष्ट किया जा सके, समाप्त किया जा सके, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, तो ये रहा। देखिए लसिका ग्रंथ जो हमारे बॉडी का है वो स्प्लीन है। स्प्लीन जो होता है यह सबसे बड़ी, मानव की सबसे बड़ी लसिका ग्रंथ जो होती है स्प्लीन होती है। इसी स्प्लीन को हम तिल्ली भी कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा प्लीहा भी कहते हैं। प्लीहा, तिल्ली, स्प्लीन। ठीक है, और शरीर का कब्रस्थान, कब्रस्थान होगा ना, कब्रस्थान होगा, कब्रस्थान होगा। हाँ, देखेंगे प्लीहा, तिल्ली, स्प्लीन शरीर का कब्रस्थान होता है। ठीक है, इतने नामों से जाना जाता है स्प्लीन को, ध्यान देंगे। प्लीहा, तिल्ली, स्प्लीन या शरीर का कब्रस्थान भी कहते हैं। ये शरीर का कब्रस्थान क्यों कहा जाता है तिल्ली को, स्प्लीन को? तो हमारे बॉडी के अंदर जो भी डेड कोशिकाएं होती हैं, ये डेड कोशिकाएं वहीं पर जाकर इनका दफन होता है। जैसे मानव जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसको लाकर क्या किया जाता है, मिट्टी के अंदर दफन कर दिया जाता है डेड बॉडीज को। उसी तरह हमारी कोशिकाएं डेड करती हैं, तो वो कोशिकाएं डेड होने के बाद रुधिर परिसंचरण क्रिया द्वारा वो स्प्लीन में पहुंचती हैं और उसी में दाकर दफन हो जाती है, जिससे स्प्लीन उसमें दफन करके उनको नष्ट कर देता है और फिर शरीर की इस तरह सुरक्षा होती है। ठीक है, तो इसीलिए ये शरीर का कब्रस्थान भी होता है स्प्लीन। ठीक है, तो ये रहा। ठीक है, लसिका तंत्र भी बता दिए। ठीक है, अब लसिका के कार्य क्या होते हैं? तो लसिका का कार्य है कि जो भी पोषक पदार्थ पाए जाते हैं कोशिकाओं में, वो सभी लसिका में इकट्ठा होते हैं, जो कि लसिका तंत्र के द्वारा उनको पुनः रक्त में छोड़ दिया जाता है, यानी उनकी कमी को पुनः क्या कर दिया जाता है, पूरा कर दिया जाता है। ठीक है, लसिका जो होता है, लसिका वाहिनियों में जो गांठें होते हैं उनमें लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, जो बैक्टीरिया को भक्षण करते हैं, इस प्रकार इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाए रखते हैं। ठीक है, तीसरी कार्य क्या है कि लसिका जो होते हैं या लसिका वाहिनियाँ जो होती हैं वो ज़्यादातर हमारे बॉडी के उन भाग में पाए जाते हैं जहाँ ज्वाइंटेड होते हैं, वहाँ पे रगड़ से बचाव भी करते हैं। ठीक है, तो ये रहा 2-3 कार्य बता दिए। तो आज की ये टॉपिक समाप्त। हम लोग कल अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे रुधिर परिसंचरण समाप्त हो गया। रुधिर परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत जितने भी ऑर्गेन्स होते हैं उन सभी ऑर्गेन्स के बारे में, उन अंगों के बारे में पूर्ण रूपेण हम लोग अध्ययन कर लिए। ठीक है, मुझे उम्मीद होगा कि इस तरह कोई आप लोग को हर एक पॉइंट डिटेल नहीं बताएगा बायोलॉजी में, क्योंकि क्लास 10 में पढ़ रहे हैं। जितनी बातें हम बता रहे हैं उसका अगर 50% आप लोग नॉलेज रखते हैं तो आप लोग बायोलॉजी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए सॉल्व कर लेंगे, मुझे उम्मीद है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल अगले वीडियो हम उपस्थित होंगे लेकर।